हेलो विद्यार्थियों। आज हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं उनकी कहानी तीसरी कसम पढ़ेंगे। और ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है। जितनी कहानियाँ इन्होंने लिखी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी यही कहानी हुई। इसमें जो एक फिल्म भी बनाई गई और 1967 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जिसमें अभिनय का कार्य किया था वहीदा रहमान और राज कपूर ने। तो कहानी को हम लोग संक्षिप्त में पढ़ेंगे, और क्योंकि अगर कहानी लेखक के शब्दों में पढ़ी जाएगी तो कम से कम 2 घंटे की कहानी है और हम उसको जो है इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम उनकी जो संक्षिप्त रूप से उनका परिचय देंगे, उसके बाद हम कहानी आपको सुनाएंगे। और व्याख्या करने के लिए एक बार आप पाठ्य पुस्तक से कहानी अवश्य पढ़ें। उसकी जो भाषा है उसके आधार पर आप पहचान पाएँ कि कौन क्या बात कह रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में आरोही हिंगरा नामक गांव में 4 मार्च सन 1921 में हुआ था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज अररिया में पूरी करने के बाद मैट्रिक नेपाल के विराटनगर में आदर्श विद्यालय में प्राप्त की। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल दोनों जगह हुई। इनकी पत्नी का नाम रेणु था। इनसे 2 पुत्रियां थीं इनकी, तो कविता राय और वहीदा राय, 2 इनकी पुत्रियां थीं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत विशाल कार्य किया और इनका निधन 1967 में हो गया। इनके उपन्यासों में महिला आंचल और प्रति पर कथा उल्लेखनीय हैं। इन्होंने आंचलिक उपन्यास विधा को नया आयाम दिया। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह ठुमरी, आगिनखोर, आदिम रात की महक, तीसरी कसम आदि हैं। तीसरी कसम कहानी पर हमने जैसे बताया कि फिल्म भी बन चुकी है। ये प्रसिद्ध कहानियों में से है और इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ लाल पान की बेगम, पंचलाइट जुलूस, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु प्रख्यात आंचलिक उपन्यास कहे जाते हैं। रेणु जी ने ग्रामीण प्रदेश को बुराइयों में अच्छाई ढूंढने का सर्वदा प्रयास किया। अपनी गहरी संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता को पीड़ा को सहानुभूति के स्तर पर रचनाओं के स्थान देते हैं। रेणु जी की कहानियाँ आंचलिक शब्दों के प्रयोग के कारण लोक जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। भाषा संवेदनशील है, संप्रेषणीयता और भावों की प्रधानता है। लेखक की भाषा अंतर्मन को स्पर्श करती हुई मालूम पड़ती है। इनकी रचनाओं में आंचलिकता की अवधारणा को कथा साहित्य के स्थान देने के लिए लोकगीत, लोक संस्कृति, लोक भाषा के साथ आंचल को नायकत्व प्रदान करने से शिल्प में नई विशेषता उभर कर सामने आती है। फणीश्वर नाथ रेणु का हिंदी साहित्य के प्रगति में हमने जैसा पहले बताया कि अभूतपूर्व योगदान है। रेणु जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज अनेक विधाओं पर रचना की। रेणु की रचनाएं समाज को यथार्थ को प्रस्तुत करती हैं। यथार्थ को माने जैसा है हूबहू। वे जनता की पीड़ा, बेबसी, मानवीय संवेदनाओं की कोमलता को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण समाज को एक नई पहचान दी है। तो विद्यार्थियों, हमने लेखक के विषय में जाना और अब हम संक्षिप्त रूप से जो है इनकी कहानी आपको सुनाएंगे। उसके आरंभ जो है
इस कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन हैं और नर्तकी हीराबाई। तीसरी कसम कहानी के नायक हीरामन भोले भाले बिहारी युवक हैं जो नेपाल से तस्करी का सामान ढोकर भारत लाता है और पकड़ा जाता है। एक बार वो सेठ के कपड़े की गठरी लेकर आ रहा था, तब पकड़ा गया और हीरामन ने बहुत मुश्किल से अपने 2 बैलों को किसी तरह से गाड़ी से निकालकर और खुद वहाँ से भागकर जान बचाई। उसने कसम खाई कि वो कभी तस्करी नहीं करेगा और कभी जो कपड़ों की गठरी को नहीं लाएगा। दूसरी बार वह बांस की गाड़ी में लेकर जा रहा था, बांस भरकर गाड़ी में ले जा रहा था। बांस का कुछ हिस्सा निकला हुआ था। बग्घी आ रही थी और वो उससे टकरा गया। बग्घी टूटने के कारण उसने कोड़े से हीरामन को मारा। हीरामन ने कान पकड़कर कसम खाई कि वो कभी बांस ढोने का कार्य नहीं करेगा। इसके बाद वह नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई। एक अपरिचिता से उसका प्रेम संबंध जुड़ गया। तब उसने तीसरी कसम खाई कि वह अब कभी ऐसी लदनी नहीं ला देगा। इस प्रकार गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी की जो स्निग्ध एवं सहज संबंधों की कहानी है। फणीश्वर रेणु जी ने तीसरी कसम कहानी का गठन सुव्यवस्थित ढंग से किया है, जिससे कहानी सशक्त और प्रभावशाली बन पड़ी है और पूरे कहानी पूरी पाठकों को बांधे रखती है। इस कहानी में जब वो तीसरी कसम खाता है, वहाँ का दृश्य हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि जिस दिन हीराबाई उसकी गाड़ी में बैठती है, गाड़ी में पर्दा पड़ा है, फिर भी हीरामन को अपनी पीठ में गुदगुदी लगती है। वो बैलों को हाँकता है, तेजी से चलने को कहता है, तो हीराबाई कहती है आराम से चलने दो। उसकी मीठी आवाज़ ने हीरामन को महीन बच्चों जैसी लगी। उसका मन पीछे गाड़ी में बैठी हीराबाई की ओर ही था, जहाँ से फूलों जैसी महक आ रही थी। अनदेखी औरत की आवाज़ ने हीरामन को अचरज में डाल दिया था। इस बार यह जनानी सवारी औरत है, यह चंपा का फूल। गाड़ी महक महक रही है। तभी गाड़ी का पहिया गड्ढे में जाने से हिचकोले लेने लगी। हीरामन ने बैलों को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरी की लदनी है क्या? आहा, मारो मत। हीराबाई की ऐसी अनदेखी औरत की आवाज़ सुन करके हीरामन को अचरज में डाल दिया। हीरामन सोच रहा है ऐसे में क्या कोई गाड़ी चलाए और हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रहकर चंपा की फूल खिलरा जाता है। बैलों को डांटो तो हिस विस करने लगती है। इसकी सवारी, भगवान जाने क्या लिखा है उसकी जिंदगी में। हीराबाई आंख बंद किए हुए गाड़ी में तकिए में लेटी थी। हीरामन की सवारी ने लेटी थी। उसी समय गाड़ी ने मोड़ लिया और हीरामन की सवारी ने करवट ली। चांदनी का एक टुकड़ा गाड़ी के टप्पर में घुस गया। चांदनी पूरे मुखड़े पर हीराबाई के पड़ी। हीरामन ने देखा और चीखते चीखते वह रुक गया। अरे बाप रे, ये तो परी है। परी तो की आँख खुल गई। हीरामन ने मुंह सामने कर लिया और बैलों को हाँका। हीराबाई बोली, भैया तुम्हारा नाम क्या है? हीरामन का रोम रोम बच गया। मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को परखते थे, अर्थात सुन रहे थे। मेरा नाम हीरामन। हीरामन बाई मुस्काती है और कहती है, तब तो मैं अब तुम्हें मीता कहूँगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है।
अब हीरामन ने आँख की कनखियों से हीराबाई को देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजर गुजर कर उसको देख रही थी। हीरामन के मन में अनजानी रागनी बज उठती है, सारी देह सिहर उठती है। हीरामन 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात का विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई भाभी है, बाल बच्चे वाला है, खेती करता है। हीरामन भाई से अधिक भाभी से डरता है। हीरामन की बचपन की में शादी हुई, गौना होने से पहले मर गई। दूसरी शादी न करने के कारण भाभी की जिद की कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। भला कौन ब्याहेगा? कोई अपनी लड़की कैसे दे देता? गरज पड़ने पर ही देता है। भाभी के आगे भैया की न चलती। हीरामन ने तय किया कि वह शादी न करेगा। ब्याह फिर गाड़ी वानी क्या कोई करेगा? गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीरामन ने कुहासा छटते ही अपनी चादर से पर्दा कर दिया, जिससे हीराबाई किसी को नजर न पड़े। गाड़ी चली जा रही थी। रास्ते में कोई जानना चाहता कौन है, कहाँ जा रहा है। हीरामन चालाकी से कुछ जवाब देता। रास्ते भर हीरामन और हीराबाई बातें करते, एक दूसरे को जानने की बात करते, हंसी ठिठोली भी करते। सूरज ऊपर आ गया। हीरामन बैलों से बात करने लगा। एक कोस जमीन जरा साध कर चलो। सूरज ऊपर आ गया था। हीरामन बैलों से बात करने लगा था। एक कोस जमीन है, जरा साध कर चलो, प्यास की बेला हो गई है, ये याद है हमें। हीरा ने फिर पर्दे से झांक कर देखा। हीरा बाई कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाए बैठी थी। हीरा का मन हल्के से सुर में गाना आरंभ किया। सजनुआ बैरी हो गए हमार, अरे चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे, भाग्य न बाचे कोई, करमुआ बैरी हो गए हमार। हीराबाई बोली, वाह कितना अच्छा बढ़िया गाते हो। हीरामन नीचे सिर करके हंसने लगा। कजरी नदी आ गई थी। किनारे पर पहुंचने पर गाड़ी रोकी और कहा, जाइए घाट पर हाथ मुंह धोआइए। और हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का दिल धक हो गया। हीरामन ने देखा हीराबाई की गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके किए जा रही है। हीराबाई जब लौटी, हीरामन बोला, अब गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं अभी आता हूँ। हीरामन ने अपनी झोले से गमछा निकाला और कांधे पर डाल लिया। बाल्टी लेकर चला। बैलों से ये कहते कहते कि प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। लौटा तो देखा हीराबाई सो गई थी। उसने कहा, उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान भी कर लीजिए। हीराबाई आश्चर्य में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही और केले के पत्ते और दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी और आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। हीराबाई कहने लगी, इतनी चीजें कहाँ से लाए? हीरामन बोला, इस गांव का दही नामी है। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्थर बिछाओ, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख दो, मैं भी नहीं खाऊंगी। हीरामन लजा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से पत्तल बिछाकर पानी की छींटें दी, चूड़ा निकाल कर दिया। हीरामन धन्य हो गया। उसे लगा कि साक्षात भगवती मैया भोग लगा रही हैं। अब दिन ढल गया था। हीराबाई गाड़ी के ठप्पर के अंदर और हीरामन जमीन पर सो गए। एक साथ दोनों आंख खुली तो वह स्टेशन की ओर चल पड़े जहां हीराबाई को जाना था। स्टेशन की ओर चल पड़े जहां हीराबाई को पहुंचना था। स्टेशन पहुंचकर हीराबाई गाड़ी में चली गई। रेलवे लाइन की बगल में कच्ची सड़क गई हुई थी। दूर तक ही हीरामन कभी
नहीं, रेल पर कभी नहीं चढ़ा था। उसने हीराबाई को गाड़ी पर चढ़ाकर दिया और उसके मन में फिर वही पुरानी लालसा उलटकर अपनी खाली टप्पर को देखने लगा और उसे देखने की हिम्मत ना हुई। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है, आज भी चंपा का फूल खिलता है, उठता है उसकी टप्पर में। उसने उलट कर देखा कि परी मीता, हीरा देवी और महुआ गटवारिन कोई नहीं थी। हीरामन के होठ हिल रहे थे। शायद वही तीसरी कसम खा रहा था कि अब वह किसी स्त्री को लदनी नहीं बनाएगा। उसका मन दुख से भर गया था। हीरामन ने हठात दोनों बैलों को झिड़की दी। बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट पलट कर क्या देखते हो? दोनों बैल ने कदम की चाल तेज कर दी। हीरामन बुदबुदाया, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। इस तरह से कहानी का अंत होता है। विद्यार्थियों, आपको किताब से एक अपनी पाठ्य पुस्तक से एक रीडिंग लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो इसमें लेखक की भाषा और हमारी भाषा को मिलते जुलता हमने आपको संक्षेपण किया है, और आप उससे पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से शब्द भाषा में लेखक ने जो नायक और नायिका है, हीरामन और हीराबाई, कौन किससे क्या कह रहा है। क्योंकि यहाँ जो हमने अभी आपको एक किरदार और भी बात किया था गटवारिन का, महुआ गटवारिन का, इसके विषय में भी उसमें दिया हुआ है। हमने तो आपको केवल 2 नायक नायिकाओं के जो प्रमुख हैं उनकी बातों का यहाँ पर वर्णन किया था। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।